नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया, कांग्रेस के दावे पर जयशंकर का पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर बार बार गलत बयानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया था। दरअसल इससे पहले कांग्रेस सदस्य सैयद नसीर हुसैन ने अमेरिका में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजे जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सदस्य यानी हुसैन अपनी पार्टी के रुख के तहत गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया और कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसा बयान देती रहती है। कोई बात नहीं, यूएस से भारतीयों को निकाले जाने पर क्यों बोले जयशंकर। अवैध प्रवासियों के भारत लौटने के बाद पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को वापस लेना देशों की जिम्मेदारी बताया है। राज्यसभा में एस जयशंकर ने कहा कि यह सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रहते पाए जाते हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि डिपोर्टेशन की प्रक्रिया नई नहीं है। अमेरिका से सेना के विमान के जरिए 104 भारतीय वापस लौटे हैं। हमें हथकड़ियों और पैरों की बेड़ियां बांध कर लाया गया, अमेरिका से लौटे भारतीय का दावा। अमेरिकी विमान से बुधवार 104 भारतीयों का दल अमृतसर पहुंच गया। ये सभी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे और अमेरिकी वायुसेना के विमान से इन्हें भारत लाया गया है। इन प्रवास भारतीयों में एक जसपाल सिंह ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधी गई। अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें हटाया गया। और गुरदासपुर जिले के हरदोलवाल गांव के रहने वाले 36 वर्षीय सिंह ने बताया कि 24 जनवरी को अमेरिकी सीमा पार करने के बाद उन्हें अमेरिका सीमा गश्ती दल में पकड़ लिया था। अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर संसद में विपक्ष में हंगामा। अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए 104 भारतीयों की वतन वापसी हो गई है। विपक्षी सांसदों की तरफ से इस मामले को लोकसभा में उठाया गया। वहीं संसद परिसर में विपक्षी नेताओं ने हाथ में हथकड़ियां पहनकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जिस तरह से यह किया गया हम उसका विरोध कर रहे हैं। उनके पास उन लोगों को निर्वासित करने का पूरा कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें इस तरह अचानक सैन्य विमान में हथकड़ी लगाकर भेजना भारत का अपमान है। यह भारतीयों की गरिमा का अपमान है। डिपोर्टेशन पहली बार नहीं, ये नियम 2012 से ही लागू। विदेश मंत्री जयशंकर। अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीयों के मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नियमों के मुताबिक कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि डिपोर्टेशन कोई नया नहीं है। एस जयशंकर ने 2009 से अब तक के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि हर साल अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाता है। अमेरिकी नियम के मुताबिक कार्रवाई हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया। 2012 से ही नियम लागू है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 क्रैश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 खेत में क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल के पास पहुंच गए और पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नरवर तहसील के दबरासानी गांव में गुरुवार दोपहर यह घटना हुई है। बता दें कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। लड़ाकू विमान के क्रैश होने के कारणों का पता अभी फिलहाल नहीं चल सका है। विनफास्ट भारत में लॉन्च करेगी टाटा नैनो से भी छोटी कार। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में मचाएगी धमाल। जनवरी 2025 में हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट ने अपनी कई गाड़ियों को शोकेस किया। इसके साथ ही कंपनी ने विनफास्ट VF6 और विनफास्ट VF7 को भी पेश किया, जिसे वह साल वहीं कंपनी की तरफ से पुष्टि की गई है कि वह साल 2026 में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार विनफास्ट VF3 को भारत में लॉन्च करेगी। यह देखने में टाटा नैनो से भी छोटी लगती है, लेकिन इसमें 4 लोग आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। बीजेपी को वोट देने वाले मौलाना के मन में क्या। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर मतदान बुधवार को संपन्न हो चुका है। अब चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बड़ा दावा किया है। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मैंने दिल्ली चुनाव में भाजपा को वोट दिया है और अपना वीडियो वायरल किया है, क्योंकि भाजपा के नाम पर मुसलमानों में डर पैदा किया जा रहा है और विपक्षी दल कहते हैं कि मुसलमान भाजपा को वोट ना दे।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल, बोले कमजोर नहीं है आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सभी 70 सीटों के लिए मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। अब नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस नेता व नई दिल्ली से सीट पर उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलने वाली अनुमानित सीटों पर कहा कि एग्जिट पोल सही और सटीक नहीं है, अब हम 8 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 2 बार बनाई आप सरकार, अब बीजेपी का होगा सीएम, बोले कमलजीत सहरावत। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल पर भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली के लोग प्रदर्शन का विश्लेषण करने में कभी गलती नहीं करते। उन्होंने पहले आपके वादों पर भरोसा किया और उन्हें 2 बार सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन जब हम उनसे मिले तो 10 साल में पूरे शहर की दुर्दशा लोगों के चेहरों और शब्दों में देखी जा सकती थी। लोग निराश महसूस कर रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होने जा रहे हैं। अगर आपने 10 साल में कुछ किया होता तो उनके प्रदर्शन की जांच की जाती। उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें नतीजे मिलेंगे। सीएम भाजपा से होगा। माई बहन योजना पर आरजेडी को बीजेपी के दिलीप जायसवाल ने घेरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे, पर सच्चाई यह है कि विपक्षी दलों की सरकार ही नहीं बन रही है तो वह राशि कैसे देंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं इतनी सक्षम हो रही है कि वे खुद नेता प्रतिपक्ष को 2500 महीने दे दिया करेंगी। शेखपुरा को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, प्रगति यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा में गुरुवार को शेखपुरा के गगौर गांव सीएम नीतीश कुमार आएंगे। वे जिला को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन तो 50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि डीपीआरओ सौरभ भारती ने बताया कि इसमें 1 से 2 करोड़ की बढ़ोतरी भी हो सकती है। विकास योजनाओं की बात की जाए तो सड़क, नाली, गली, सोलर लाइट, आहार, पानी की साथ खेल मैदान और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शामिल है। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश 444 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इस जिले में ट्रैफिक रूट भी बदला। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को लखीसराय वासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम के द्वारा 20 विभाग के 444.96 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम की प्रगति यात्रा के कार्यक्रम को जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम बालदूगद स्थित पेट्रोल पंप पे हेलीपैड पर पहुंचेंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से संग्रहालय पहुंचेंगे। बिहार में क्यों घट गई हज यात्रा पर जाने वालों की संख्या, सीओ बोले पता नहीं। हज यात्रा पर जाने वाले आजमीने हज की संख्या बिहार में लगातार घट रही है। कोरोना महामारी के बाद यानी 2022 की छोड़ दे तो इस वर्ष बिहार से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की संख्या साल 2012 से भी कम है। कोरोना के कारण 2020 और 21 में हज यात्रा रद्द कर दी गई थी। वहीं 2022 में हज यात्रा के लिए बिहार का कोटा मात्र 2365 के आसपास था, जबकि यात्रा पर जाने के लिए 2210 लोगों ने आवेदन दिया था और 1900 हज यात्री यहां से रवाना हुए थे। हालांकि बिहार से हज यात्रियों की संख्या घटने के सवाल पर बिहार राज्य हज कमेटी के सीओ मोहम्मद राशिद हुसैन कोई भी सटीक कारण बताने से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि इसका क्या कारण है। मिड डे मील में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसीएस सिद्धार्थ ने लिया एक्शन। सभी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन मिलने वाले मध्याह्न भोजन को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नए निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मिड डे मील होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब हर दिन कितने बच्चों का खाना खाया इसका प्रमाण पत्र बनेगा। इसके साथ ही इसमें प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का हस्ताक्षर करना होगा और कोई अगर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो अनुपस्थित माना जाएगा। जिसने बनाया बांग्लादेश, उनके घर चला बुलडोजर, वही लहरा रहा फिलिस्तीन का झंडा। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर अब बुलडोजर चल गया है। एक दिन पहले ही यहां तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। खबरें हैं कि मौके पर एक फिलिस्तीनी झंडा भी देखा गया। खास बात है कि सोशल मीडिया पर पहले ही बुलडोजर जुलूस की अपील की जा रही थी। यह सब उस दौरान हुआ जब शेख हसीना लोगों को संबोधित करने की तैयारी कर रही थी। गुस्साई भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के धनमंडी इलाके में स्मारक और आवास पर जमकर तोड़फोड़ की थी। साथ ही आवास में आग लगा दी गई थी।
गाजा पर कंट्रोल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अपने शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी के बारे में कई विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए गाजा से पलायन कराने की बात भी कही। उन्होंने गाजा को एक बेहद शानदार स्थान बनाते हुए कहा कि यहाँ कई सुंदर चीजें की जा सकती। उन्होंने 26 जनवरी को एयरफोर्स वन पर रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में भेज देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद 20 लाख लोगों को निकालने और गाजा को पूरी तरह से अमेरिकी नियंत्रण में लाने का सुझाव आया है। डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को समझाना अक्सर कठिन होता है। पिता का घर जलाए जाने पर भड़की शेख हसीना। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक बयान जारी हुआ है। शेख हसीना ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि क्या डर है एक घर से? क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस अपमान का कारण क्या है? उन्होंने अपनी और अपनी बहन के लिए शेष बची एकमात्र याद को नष्ट होने पर चिंता जताते हुए कहा कि एक संरचना को नष्ट किया जा सकता है लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इतिहास बदला लेता है। आपको बता दें कि बुधवार रात को एक बड़ा प्रदर्शनकारी समूह ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोलते हुए उससे आगे के हवाले कर दिया था। शेख हसीना को कोर्ट में पेश करने के आदेश। भारत में वापसी के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद से हालात अब तक स्थिर नहीं हो पाए हैं। मोहम्मद यूनूस की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी और सजा दिलवाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच देश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को कहा है कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि 77 वर्षीय हसीना पिछले साल 5 अगस्त को उनके खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से भारत में रह रही हैं। पाक पीएम को याद आया लाहौर समझौता। पीओके में कहा बातचीत से सुलझाना चाहते हैं कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुधवार को अचानक लाहौर समझौते की याद आई है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को पीओके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए हो। उन्होंने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। शहबाज शरीफ बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पहुंचे थे। जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर दागे सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर पर चैरिटी ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक गतिविधि करने का आरोप लगाया है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने गुरुवार को कहा कि जनसुराज पार्टी का अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है। पीके विभिन्न कंपनियों के माध्यम से रुपए लेते हैं। जेडीयू ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करते हुए बिहार को धोखा दे रहे हैं। वह राजनीति नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए धंधा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर पर हो बीटा एयरपोर्ट का नाम। उपेंद्र कुशवाहा ने संसद में उठाई मांग। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीटा एयरपोर्ट का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम रखने की मांग की है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया। कुशवाहा ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उनका नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का जो काम हुआ है वो पीएम मोदी नहीं किया है। पप्पू यादव ने दिल्ली चुनाव पर की भविष्यवाणी। बताया जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम। सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बहुत सारी सीट जीत रही है। क्या कांग्रेस दिल्ली में नंबर 2 पार्टी बनेगी? उन्होंने जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम भी अपने पोस्ट में बताया। उन्होंने लिखा कि संगम विहार में हर्ष चौधरी, बदरपुर अर्जुन भंडाना, बवाना में सुरेंद्र कुमार, सलीमपुर अब्दुल रहमान, मिटिया महल असीम अहमद खान, सुल्तानपुर माजरा जय किशन, ऐसी कई सारे लोगों का उन्होंने नाम लेकर के जीतने का दावा किया है। अब स्कूल में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी। अब बिहार के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। बिहार सरकार ने इसे लेकर प्लान तैयार कर लिया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में यह व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने संबंधित जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित विद्यालयों को टैबलेट या कंप्यूटर दिया जाएगा।
तेजस्वी पर भड़के मंगल पांडे, राहुल गांधी को भी खूब सुनाया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव पर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने किस तरह से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, इसको प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वह बेल पर है। उनके बेटे के द्वारा जनता को कुछ देने की बातें करना पूरी तरह से बेईमानी है। प्रदेश की जनता सब समझती है। मंगल पांडे से तेजस्वी यादव के 200 यूनिट फ्री बिजली का सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया के साथ। नमस्कार।